नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु आपके लिए PYQs का संकलन किया हुआ है और यह सीरीज का 7वां भाग है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आरंभ करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महान देन है। यह एक्विनास जो संत थॉमस एक्विनास संत है उनके बारे में बातचीत की गई है, लेकिन ये कथन इनके लिए किसने कहा है आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है डनिंग, बी है गेटिल, सी है फास्टर और डी है कोकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोकर ने यह कहा था मध्ययुगीन विचारक संत थॉमस एक्विनास के संबंध में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक लोकतंत्र है, दूसरा व्यक्तिवाद। तो राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद के दो अलग अलग तत्व बताए हैं, एक लोकतंत्र दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैकवर्न, ऑप्शन बी है लूथर, ऑप्शन सी है लास्की और ऑप्शन डी है डनिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकवर्न। मैकवर्न के अनुसार एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, उसमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। यानी मैकवर्न ये बताना चाह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत दो प्रकार के तत्वों से बनता है, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद, और ये जो लोकतंत्र और व्यक्तिवाद है यही उदारवाद को लेकर के सामने आता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अरस्तु की अपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए है हॉब्स, बी है लॉक, सी रूसो और डी मैकियावेली। तो किसने अरस्तु की उपेक्षा की थी यानी उसके सिद्धांत को नहीं माना था पूर्णतः, उसका नाम आप बताएंगे। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली को माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए मोस्का, बी कांट, सी ए बेंटले और डी है सर जेम्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बेंटले। ए बेंटले दबाव समूह का व्यक्तिगत अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट जो कि 1908 में आई थी, इसमें हित समूह के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी बोंदा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हॉब्स। यह जो प्रसिद्ध कथन दिया हुआ है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, ये हॉब्स का है। और यहाँ पे ये अपने निरंकुश शासन के विषय में बात कर रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं ये निरंकुश सत्ता के समर्थक रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें कदाचित महानतम है। तो यह कथन किसके बारे में कहा है सेबाइन ने आपको बताना है। ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी बेंथम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉब्स। सेबाइन हॉब्स की महानता इसमें दर्शा रहे हैं और उनके अनुसार अंग्रेजी भाषा भाषी बोलने वाले जितने भी राजनीतिक दार्शनिक ने जन्म लिया है उसमें हॉब्स को वे सबसे ज़्यादा महानतम मानते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। यह कथन किसका है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रूसो। यह जो प्रसिद्ध कथन है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने आप को समर्पित नहीं करता है, यह कथन रूसो का दिया हुआ है। इसमें रूसो सामान्य इच्छा के विचार को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और रूसो ने इसी उद्देश्य से यह व्याख्या की है, यह कथन कहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। यह प्रसिद्ध कथन है, कई बार आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन दिए हैं, ए मैकियावेली, बी बोंदा, सी हॉब्स और डी लॉक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली।
मैकियावेली का विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, परंतु उसके द्वारा जो संपत्ति की हानि होती है, यानी उसकी जो संपत्ति है उसकी हानि होगी, उसे नहीं भूल सकता। इससे मैकियावेली मानव के स्वभाव को इसमें बताना चाह रहा है। मैकियावेली के अनुसार मानव का स्वभाव यहाँ पे स्वार्थी सिद्ध हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जाता, वह है। तो आपको बताना है साइमन कमीशन की नियुक्ति का कौन सा कारण नहीं बताया गया है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन में आम चुनाव, बी है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी, सी है स्वराज दल को कमजोर करना और डी है राष्ट्रवाद को कमजोर करना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी। यह साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण नहीं बताया जाता है। ब्रिटेन में आम चुनाव, स्वराज दल को कमजोर करना एवं राष्ट्रवाद को कमजोर करना साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। रूसों का संप्रभु यानी शासक हाब्स का लेवाइथन है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया है ए रूसो, बी वारकर, सी वेपर और डी वाहन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाहन। प्रसिद्ध दार्शनिक वाहन ने कहा था कि रूसो का संप्रभु यानी कि उसका शासक हाब्स का लेवाइथन की तरह ही है, लेकिन उसका सिर कटा हुआ है। हाब्स ने निरंकुश प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रबल समर्थक माना जाता है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। राज का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है? आपको ऑप्शन दिए हैं ए हीगल, बी बोसांके, सी कांट और डी ग्रीन। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। ग्रीन प्रमुख आदर्शवादी विचारक हैं। इनका मानना है कि राज का प्रमुख कार्य व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यह राज्य में कानून की सृष्टा है, बी यह सदैव जनहित में होती है, सी यह सबकी इच्छा है और डी यह सदैव सही होता है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, सामान्य इच्छा सबकी इच्छा बिल्कुल नहीं हो सकती है, इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है। इसके अतिरिक्त बाकी के अन्य कथन जो है वो सामान्य इच्छा के संबंध में है। यह सदैव जनहित में होती है, यह स्थायी होती है, यह राज्य में कानून की सृष्टा होती है यानी कानून बनाने वाली होती है, और यह सदैव सही होती है यानी इसे सही माना जाता है। साथ ही यह यथार्थ इच्छा से प्रेरित होती है। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ आएगा, लेकिन ये सबकी इच्छा होती है ये आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो वो आधार आपको बताना है। ऑप्शन ए है भौतिक शक्तियाँ, बी है सांप्रदायिक शक्तियाँ, सी राजनीतिक शक्तियाँ और डी है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भौतिक शक्तियाँ। मार्क्स अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में सामाजिक घटनाओं की व्याख्या का विश्लेषण भौतिक शक्तियों के आधार पर करता है। मार्क्स पदार्थ को सृष्टि का सार तत्व मानता है और इसी वजह से यह भौतिक शक्तियों को विशेष बल देता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको बताना है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक के लेखक। ऑप्शन ए है हीगल, बी है टी.एच. ग्रीन, सी है कार्ल मार्क्स और डी है बोसांके। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीगल। हीगल ने फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 में लिखी थी। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना था और इसमें उसकी व्याख्या की है। अगला प्रश्न देखेंगे। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बेंथम का, बी गैटिल का, सी हेनरी मैन का और डी डायल का। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी मैन। हेनरी मैन का मानना था कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैज्ञानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़े, यानी बेंथम का प्रभाव उसके जन्म से लेकर अभी तक पड़ रहा है, ये इनका कहना है। साथ ही हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। बुद्ध और उसका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक है, तो यह ग्रंथ किसने लिखा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है M.K. गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है भीमराव अंबेडकर।
दोस्तों सही उत्तर भलीभांति आप जानते होंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब है। किताब का नाम पुनः पढ़ लेते हैं, बुद्ध और उसका धर्म। ये 1957 में आई थी। यह पुस्तक तथागत बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित अंतिम ग्रंथ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रॉबर्ट फिल्मर, बी मैकाइवर, सी हीगल और डी बर्क। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीगल। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन हीगल का है। हीगल आदर्शवादी विचारकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसने राज्य को आत्मा का बड़ा रूप माना है, यानी बृहद रूप माना है। हीगल ने मार्क्स के विपरीत चेतना की सृष्टि के विकास का सार तत्व माना है, यानी वो चेतना से ही सृष्टि का विकास होता है, ऐसा कहना चाहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? ऑप्शन ए 1 स्रोत, बी है 2, सी 3 और डी 4। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 स्रोत। जो उपयोगितावाद को व्यवस्थित रूप से समझाने वाले बेंथम हैं और जेरेमी बेंथम ने सुख दुख की प्राप्ति के 4 स्रोत बताए हैं। इसमें भौतिक स्रोत, नैतिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत तथा धार्मिक स्रोत प्रमुख है। तो ये 4 स्रोत आप याद रखेंगे। इसमें भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक स्रोत हैं, जिससे सुख और दुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है डेविडसन, बी है बेंथम, सी सेबाइन और डी वेपर। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर में बी में दिया है बेंथम, यानी ये कथन बेंथम का है। मनुष्य राजा की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। तो यहाँ पे एक प्रकार से राजा की आज्ञा को विशिष्ट इसमें बताया गया है और यहाँ पे फिर से निरंकुश शासन के विषय में बात की गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए मैक्सी, बी हंट, सी लेनिन और डी लास्की। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्की। लास्की ने कहा है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया है और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। आप पुनः पढ़ लेते हैं, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। किसने कहा है? ऑप्शन ए है जोड़, बी है कार्ल मार्क्स, सी लास्की और डी हंट। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का मानना था नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति ही एक दाई की तरह काम करती है। मार्क्स ने राज्य या पूंजीपतियों को समाज में वर्ग विभाजन के प्रमुख कारण के रूप में माना है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। तो स्वस्थ लोकमत के निर्माण में क्या बाधा है आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वतंत्र प्रेस, बी है निरक्षरता एवं दूसरी शिक्षा प्रणाली, सी स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल और डी सांप्रदायिकता का अभाव। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। ये स्वस्थ लोकमत के या स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल और सांप्रदायिकता का अभाव, ये एक स्वस्थ लोकमत का निर्माण करते हैं। हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं। ऑप्शन ए संगोष्ठी, बी लॉबिंग, सी प्रचार और डी चुनाव लड़ना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव लड़ना। ये एक दबाव समूह के रूप में नहीं अपनाता है, लेकिन संगोष्ठी, लॉबिंग और प्रचार ये दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है। ऑप्शन ए एक्टन, बी एरन, सी कार्ल पॉपर और डी लास्की।
सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक्टन। एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम माना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। एक प्रसिद्ध कथन है, यह किसका है बताना है। आपको ऑप्शन दिया है, ए है प्लेटो, बी अरस्तु, सी टी एच ग्रीन और डी है कोल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल। कोल का कहना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या के जैसे ही है। जीडीएच कोल ने आर्थिक और राजनीतिक समानता पर मुख्य रूप से जोर दिया है और कोल औद्योगिक प्रजातंत्र के समर्थक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है। तो आपको बताना है कार्ल मार्क्स द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। ऑप्शन ए है हीगल का अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, बी है पवित्र परिवार, सी दर्शन की दरिद्रता और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी किताबें मार्क्स द्वारा रचित हैं। मार्क्स का प्रमुख सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। अपने उस सिद्धांत में मार्क्स ने संपत्तियों को वर्ग संघर्ष की प्रमुख कारण माना है और ये सभी किताबों को आप याद रखें, ये मार्क्स द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्ति की समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है हीगल, बी गार्नर, सी जोड़ और डी बोसांके। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीगल। हीगल यहाँ पे राज्य की महत्ता बताते हैं। हीगल का कहना है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ भी उसे मिला है वह राज्य का सदस्य है इसलिए मिला है। अगर राज्य नहीं है तो उसे ये सब चीज नहीं मिल सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है, यह कथन किसका है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है जेम्स मिल, बी लास्की, सी जे एस मिल और डी है फ्रीमैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे एस मिल। जे एस मिल ने कहा है कि राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देता है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाता है और उसके चरित्र के विचार को कुंठित कर देता है, यानी उसका चरित्र भी बिगाड़ देता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आमंड और पावेल द्वारा किए दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए संस्थात्मक दबाव समूह, बी संवैधानिक दबाव समूह, सी सामुदायिक दबाव समूह और डी असामुदायिक दबाव समूह। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है संवैधानिक दबाव समूह। आमंड और पावेल ने दबाव समूह को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। इसमें आता है संस्थात्मक दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह, असामुदायिक दबाव समूह एवं प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की जिम्मेदारी निभाई है। आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है डेविड ईस्टन, बी है कार्ल डायच, सी है रॉबर्ट ए पावेल और डी है एमिल बोरेल। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान जो एक राजनीति विज्ञानी है, इन्होंने व्यवहारवादी उपागम के राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के रूप में जिम्मेदारी निभाई है, यानी इन्होंने व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के तहत व्यवहारवादी उपागम का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्य में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। तो आपको विद्वान का नाम बताना है। ऑप्शन ए दिया है सिडनी बर्बा, बी दिया है लूसियन पाई, सी आपको दिया है आमंड एंड पावेल और डी आपको दिया है एलन बाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमंड एंड पावेल। आमंड एवं पावेल ने राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्य में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई हैं। तो किसने इसे संपादित किया है ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है लूसियन पाई एवं सिडनी बर्बा द्वारा, ऑप्शन बी है पामर और पार्किंस द्वारा, ऑप्शन सी है आमंड एवं पावेल के द्वारा और डी है मैकाइवर एवं पेज के द्वारा।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुसियन पाई और सिडनी बर्बा के द्वारा। इन्होंने पार्टिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक किताब की रचना की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लॉसवेल व मोस्का का संबंध किससे है? तो आपको बताना है लॉसवेल और मोस्का का संबंध किससे है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है राजनीतिक विकास, बी है अभिजन, सी है समाजवाद और डी है समदिष्टवाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है अभिजन। लॉसवेल और मोस्का का संबंध अभिजन से है। ज्ञातव्य है कि अभिजन का सिद्धांत सर्वप्रथम विश्लेषण पश्चिमी यूरोपीय देशों में के दार्शनिकों के द्वारा किया गया था, जिसमें पेरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिसेलिया का नाम मुख्यतः से लिया जाता है। और लॉसवेल और मोस्का ये दोनों ही ने अभिजन वर्ग के बारे में बातचीत की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास की 3 सामान्य लक्षण हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया है ए समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण, बी दिया है समानता, स्वतंत्रता और क्षमता, सी दिया है समानता, स्वतंत्रता और न्याय, और डी दिया है समानता, एकता और विशिष्टीकरण। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षणों में शामिल है समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है डेविड ईस्टन, बी गैब्रियल आमंड, सी मोस्का और डी है डेविड ट्रूमैन। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गैब्रियल आमंड। गैब्रियल आमंड ने डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण को अधूरा मानते हुए 1960 में अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। आमंड ने संरचना और प्रकार के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझाने का प्रयास किया है। तो आप इसकी रचना का नाम भी याद रखिए, 1960 में आई थी, द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज। अगला प्रश्न है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है प्लेटो, बी अरस्तु, सी सेबाइन और डी दनिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप भलीभांति जानते होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो का विशिष्ट कथन है। प्लेटो ने आदर्श राज की कामना की थी और उसकी स्थापना हेतु एक आदर्श राजा की परिकल्पना की है, जिसके संबंध में उन्होंने कहा है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और यह प्लेटो का विशेष कथन है, विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना, बी विदेशी वस्तु एवं सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना, सी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और डी ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यानी जब असहयोग आंदोलन 1921-22 में आया था, उसमें किसी भी प्रकार से ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना, विदेशी वस्तु सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना इसमें शामिल था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? ऑप्शन दिए हैं, ए है डैनी बेसेंट, बी सुचेता कृपलानी, सी अरुणा आसफ अली और डी है सरोजनी नायडू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में अरुणा आसफ अली को इसमें दिए गए ऑप्शन में से इन्हें माना जा सकता है। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज को फहराया था। यद्यपि आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ है, क्योंकि आंदोलन के प्रारंभ में ही बहुत सारे यानी कि लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर इन लोगों ने छुप करके इस आंदोलन को अंडरग्राउंड होकर के इस आंदोलन को चलाया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी समानता का अधिकार। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है और इनके विषय में संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे और इसी के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो रिट जारी करता है यदि किसी प्रकार के कोई मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांत को मिथक तथा लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत किया है? ऑप्शन ए है टेरी, बी साइमन, सी वाइट और डी टेलर। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइमन। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन में संगठन के सिद्धांत को मिथक तथा लोकोक्तियों की संज्ञा देते हुए अस्वीकार कर दिया, यानी लोक प्रशासन में वो संगठन को महत्ता नहीं देते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा है? ऑप्शन ए है चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य, बी है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, सी है सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य और डी है बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। यह मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसका पहला मामला था और ये 1951 में यह सामने आया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? ऑप्शन ए है सदन की कुल सदस्यता का 1/2 भाग, बी है सदन की कुल सदस्यता का 1/3 भाग, सी है सदन की कुल सदस्यता का 2/3 भाग और डी है सदन की कुल सदस्यता का 1/10 भाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सदन की सदस्यता का 1/10 भाग। भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति हेतु संसद के कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, तब वो गणपूर्ति माना जाएगा। सदन में इससे कम सदस्यों की उपस्थिति होती है तो गणपूर्ति होने तक सदन की कार्रवाई इत्यादि स्थगित होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है। ऑप्शन दिया है ए साम्यवाद और आदर्शवाद का, बी समाजवाद और साम्यवाद का, सी उदारवाद और समाजवाद का और डी व्यक्तिवाद और फांसीवाद का। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी उदारवाद और साम्यवाद। लोक कल्याणकारी राज्य उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। उदारवाद का उदय 17वीं सदी के समाजवादी विचारकों द्वारा की अवधारणाओं के द्वारा देखा जाता है या उनके द्वारा जन्म दिया गया था। प्रारंभ में व्यक्तिवाद, उदारवाद और कल्याणकारी आदि नामों से इसे संशोधित किया जाता था। तो आप याद रखेंगे उदारवाद और समाजवाद ये दोनों ही आवश्यक हो जाते हैं किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वायत्त शासी संस्थानों की संवैधानिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए 74वां, बी 73वां, सी 72वां और डी 71वां। दोस्तों भली भांति इसका उत्तर आप जानते होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में आया था। ये नगरीय स्वायत्त शासी संस्थानों की संवैधानिकता से संबंधित था। इससे पहले 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था जो 1992 में ही आया था, लेकिन उसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से था। तो याद रखेंगे 73वां पंचायती राज और 74वां नगरीय निकाय से संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया? ऑप्शन ए 42वां, बी 44वां, सी 25वां और डी 45वां। दोस्तों इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 42वां। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उसमें नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं था, तो गांधी जी ने अपने सत्याग्रह में किसे उपयोग नहीं किया है बताना है। ऑप्शन ए असहयोग, बी सविनय अवज्ञा, सी उपवास और सामाजिक बहिष्कार, सी हिंसक कार्य। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंसक कार्य। गांधी जी सदैव ही हिंसा के विरोधी रहे हैं। उन्होंने अपने सभी प्रकार के आंदोलन में असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास और सामाजिक बहिष्कार इत्यादि का उपयोग किया है, लेकिन हिंसा से दूरी बनाए रखा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो अनुच्छेद बताना है कहाँ से कहाँ तक है। ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 16 से लेकर 20 तक, बी है अनुच्छेद 15 से लेकर 19 तक, सी है अनुच्छेद 14 से 18 तक और डी है अनुच्छेद 13 से लेकर 17 तक। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार संबंधी 5 अनुच्छेदों को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह धारणा कहलाती है। ऑप्शन दिए हैं ए मर्यादा, बी पक्षपात, सी अंतः प्रश्न और डी बैठ जाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैठ जाना। जो सदन का अध्यक्ष होता है, सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से मना करना या बोलने की अनुमति देने की अवधारणा उस सदस्य को बैठने की ओर इंगित करता है। सदन का अध्यक्ष सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसी संदर्भ में अन्य सदस्यों को उसकी बात माननी होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, यानी PIL कब लाया गया, किनके समय में लाया गया बताना है। ऑप्शन ए है M हिदायतुल्लाह, बी AM अहमदी, सी है AS आनंद और डी है PN भगवती। तो इसका उत्तर भी भली भांति आप जानते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा PN भगवती। भारत में जनहित याचिका PN भगवती जब न्यायमूर्ति थे उसी समय लाया गया था। इस तरह की याचिका जनहित को सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली होती हैं। ये लोकहित की भावना पर कार्य करती हैं। ये समूह हित में भी काम आती हैं। इसमें व्यक्तिगत हित शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है। ऑप्शन ए 3, बी 16, सी 24 और डी 30। दोस्तों इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 24। शुरुआत में लोकसभा के नियमों में विभागों संबंधित 17 स्थायी समितियों के गठन करने की सिफारिश की गई थी और 1993 में इनका गठन भी हो चुका था। इसके अलावा 2004 में नियमों में दोबारा संशोधन हुआ और 7 नई समितियों का गठन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार पुरानी और नई समितियों दोनों को मिलाकर के कुल वर्तमान में 24 समितियां उपलब्ध हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम अभ्यास प्रश्न था। आज हमने प्रश्नों की संख्या बढ़ाए हैं और लगातार आपको इसी तरह के अभ्यास प्रश्न देते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, अभ्यास करें। जय हिंद, धन्यवाद।